सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है क्वेसर वेट्स से रिलेटेड। कल हमने क्वेसर वेट्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन सिर्फ इंट्रोडक्टरी था। क्वेसर वेट्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो उस दौरान। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो क्वेसर वेट्स हैं उसके बारे में बताया था ओपेरिन ने। तो ओपेरिन और हॉल्डेन ने इससे रिलेटेड कई सारे प्रयोग किए और उन प्रयोगों के बाद ये यहाँ पर डिस्क्राइब हो पाया या ये पता चल पाया कि जब प्राइमरी मतलब जब लाइफ बनी थी तो उस समय प्राइमरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऐसा कहें कि जो एबायोटिक सिंथेसिस था, उस एबायोटिक सिंथेसिस की वजह से ही यहाँ पर धीरे धीरे करके जो लाइफ है वो जनरेट होनी शुरू हुई, यानी कि बननी शुरू हुई। यानी कि सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर से अलग अलग तरीके के कॉम्प्लेक्स मैटर बने और एक तरीके से अर्ली लाइफ का यहाँ पर फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ या अर्ली लाइफ का यहाँ पर निर्माण शुरू हुआ। देखिए, क्वेसर वेट्स के अकॉर्डिंगली क्या है कि जब ओपेरिन ने ये प्रयोग किए तो लगभग 1924 के आसपास की बात है, जब उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ लाइफ। द ओरिजिन ऑफ लाइफ में ओपेरिन ने एक्सप्लेनेशन दिया था क्वेसर वेट्स के बारे में, और उनके एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंगली उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है, जो ये क्वेसर वेट्स फॉर्मेशन हुई, एक तरीके के ओरिजिन की प्राइमरी स्टेप रही उनकी एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग। और इन्होंने इसे कहा कि इन्हें एक्सप्लेन किया बायोकेमिकल एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। फिर बात आगे बढ़ती है। यहाँ पर जब कहा गया कि जो क्वेसर वेट्स बने हैं और जब जीवन की उत्पत्ति होती है, और ओपेरिन ने एक बुक भी लिख दी है जो अपने प्रयोग किए, उसके बाद उन्होंने उसको समझा भी दिया और उन्होंने कहा कि बुक में वन लाइन एक्सप्लेनेशन दिया, बायोकेमिकल एक्सप्लेनेशन। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ और यहाँ लिखा इसलिए है, ये दोनों चीजें पूछी गई हैं कि जो ओपेरिन ने किस बुक के माध्यम से क्वेसर वेट्स के एक्सप्लेनेशन को या ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन किया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि बुक का नाम दिया गया था और उसमें पूछा था कि ये बुक किसने लिखी है, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पर लिखा है। जो भी लिखा है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बात करते हैं फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं कि क्वेसर वेट्स किस तरीके से फॉर्म्ड हुए। देखिए, सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो क्वेसर वेट्स सिंथेसिस में एक्चुअली जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि अपोजिटली चार्ज कोलाइड्स होते हैं और उनके बाद धीरे धीरे करके ड्रॉपलेट्स बनी और आपस में क्लस्टर्स फॉर्म हुए और तब क्वेसर वेट्स बने। एक्चुअली होता क्या है, जो अपोजिटली चार्ज कोलाइड्स होते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल मान लीजिए जिलेटिन गम हो गया, हिस्टोन और जिलेटिन हो गया, जिलेटिन गम और डीएनए हो गया, इसी तरीके के अदर चार्ज कुछ तरीके के क्या कहना चाहिए मैटर्स हैं, जिनके मिलने से धीरे धीरे करके क्वेसर वेट्स बनने शुरू हो गए। तो ये आप इस स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेसर वेट्स फॉर्मेशन हुई। धीरे धीरे क्लस्टर फॉर्म बनने के लिए क्वेसर वेट्स की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो धीरे धीरे करके पास आती चले जा रही हैं, और जब ये ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के पास आती हैं तो एक क्लस्टर फॉर्म कर लेती हैं, या जिसे क्लस्टर नाम ना देकर दूसरा नाम भी दिया जा सकता है। ये एक तरीके का स्वान्स फॉर्म कर लेती हैं और इस तरीके से क्वेसर वेट्स की फॉर्मेशन होती है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें कि जब ये सॉल्यूशन जब ये आपस में ये कोलाइडियल जो बन रहा है, ये आपस में क्या होता है, एक तरीके का समांगी मिश्रण होता है, यानी कि यूनिफॉर्म सॉल्यूशन होता है। ठीक है। अब ये जो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन होता है, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, तभी स्वाम्स बना रहे हैं। लेकिन जब ये क्लस्टर एक पर्टिकुलर साइज तक पहुंच जाते हैं, ठीक, जब ये पर्टिकुलर साइज तक पहुंच जाते हैं तो क्वेसर वेट्स की ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में सॉल्यूशन से ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है। क्वेसर वेट्स की ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में क्या हो जाएंगे, जो मेन सॉल्यूशन है उससे सेपरेट हो जाएंगे और अदर जाके फिर से यही फॉर्मेशन इनकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो था कि किस तरीके से अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स से या कोलाइड से ड्रॉपलेट्स बनी, क्लस्टर बने, और उसके बाद एक निश्चित सीमा तक आने के बाद वो फिर से क्या हो गए, मेन सॉल्यूशन से सेपरेट हो गए। अब देखिए, अगर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर अगर हम इसको कहें तो ओपेरिन ने क्वेसर वेट्स ड्रॉपलेट्स को बारे में ये कहा कि बाहरी माध्यम से ड्रॉपलेट्स
कोई भी पदार्थ को ले सकते हैं और कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी को भी ये शो करते हैं। देखिए, इसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, इसे एग्जाम्पल के तौर पर आप इस स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं। इस स्लाइड के अकॉर्डिंगली क्या कहा गया है कि जो ये ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो रही थी, इसमें जिलेटिन और सीएमसी इनका कॉम्बिनेशन है। एक पर्टिकुलर पीएच रखा गया, 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा गया। इससे क्या हो रहा है, कोसर्वेट फॉर्म हो रहा है। और कोसर्वेट फॉर्मेशन जब ये हो जाती है, उसके बाद कुछ टाइम के लिए इसे कूल डाउन किया जाता है, ठंडा किया जाता है। और ये कूलिंग टेम्परेचर जब 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला जाता है तो कंप्लीट कोसर्वेट फॉर्म हो जाता है। तो ये इसके माध्यम से। दूसरी चीज यहाँ पर क्या हुई कि जब गम और ये हिस्टोन के साथ इनकी मिक्सिंग होती है, और एक एग्जांपल अगर हम ले कि वहां पीएच लमसम कितना रखा जाता है, 6.2 का पीएच यहाँ पर रखा जाता है। और इस 6.2 के पीएच पर ही इम्पोर्टेंट है कि वो पीएच कितना था, 6.2 पीएच है जिस पर कि कोसर्वेट्स की फॉर्मेशन की जाती है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियली कंडीशंस बनाई गई थी, तो उन आर्टिफिशियल कंडीशन में हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा गया। और ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है, इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज यहाँ पर आती है कि जब ये ड्रॉपलेट फॉर्मेशन हुआ, तो ड्रॉपलेट फॉर्मेशन के दौरान फॉस्फोरिलेज एंजाइम इंक्लूड किया गया। जब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इक्विलिब्रियम लिक्विड में यहाँ पर एक तरीके से मिक्स हो गया है, घुल गया है, तो ऐसी स्थिति में जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो स्टार्च को स्टोर करने का काम करती हैं। जब पूरे तरीके से मिक्सिंग हो जाएगी तो ड्रॉपलेट्स एक बिहेवियर शो करेंगी जो स्टार्च को क्या कर लेंगी, स्टोर करने का काम कर लेंगी। फिर दूसरी चीज, अगर अदर में हम देखें, ड्रॉपलेट्स फॉस्फोरिलेज और बीटा एमाइलेज से बनाई गई। अगर हम अदर हैंड कहें कि सिर्फ इसी से थोड़ी होता है, जैसे हमने अलग अलग यहाँ पर एग्जांपल लिए। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ, उस दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि जो ड्रॉपलेट्स थी फॉस्फोरिलेज और बीटा एमाइलेज से बनाई गई, तो उसमें जो स्टार्च ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से एंटर कर रहा था वो माल्टोज में डीकम्पोज हो गया, ठीक है। स्टार्च जो बना था, वो बना हुआ स्टार्च किसमें डीकम्पोज हो गया, वो डीकम्पोज हो गया माल्टोज में, ठीक। अब जब इसका माल्टोज में डिफ्यूजन हो जाता है, उस डिफ्यूजन के बाद जो एक्सटर्नल मीडियम है, जब डिकम्पोजिशन हो जाता है तो जो एक्सटर्नल मीडियम है, ये उस एक्सटर्नल मीडियम में फिर क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। अब ये चीज कैसे पता चली, क्योंकि जब उसका ऑब्जर्वेशन किया गया तो ऑब्जर्वेशन के दौरान इनको वहां पर देखा गया, तो जिससे पता चला कि इनका वहां पर क्या हो गया, आउटर मीडियम में डिफ्यूजन हो गया है। अगली बात इसमें आता है कि अगर कोसर्वेट्स ड्रॉपलेट्स में पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एंजाइमेटिकली सिंथेसिस हो जाएगा तो पूरी प्रक्रिया इसी तरीके से चलेगी। यानी कि अगर कोसर्वेट्स में हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी की बात करें, जैसे हमने कहा कई बार क्या होता है, वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को शो करते हैं। एंजाइमेटिक एक्टिविटी को वो जो शो कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, जब कोसर्वेट ड्रॉपलेट्स यहाँ पर बन रही हैं, तो उसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड का क्या हो जाएगा, एंजाइमेटिकली सिंथेसाइज हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा। तीसरी चीज जो आप इसके माध्यम से देख सकते हैं, ओपेरिन ने ये कहा कि कोसर्वेट केमिकल इवोल्यूशन से बने थे, लेकिन वो लिविंग नहीं थे, ठीक है। अब जैसे शुरू में ही कहा कि एबायोटिक जो उनका जो मेन रहा कि उन्होंने ये कहा कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ वो एबायोटिकली हुआ, तो यहाँ पर भी बात है कि जो कोसर्वेट्स बने थे, ये कोसर्वेट्स लिविंग नहीं थे, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा नोटिस किया गया कि ये लिविंग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम की तरीके से ये व्यवहार कर रहे हैं। वो कैसे व्यवहार थे, जो बायोलॉजिकल सिस्टम के बेस पर इनसे कहा गया। अब या तो 3 तरीके से हम देख सकते हैं, एक तो प्राकृतिक चयन के अधीन होने से देख सकते हैं, जैसे कि बाय बीइंग नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। दूसरा अगर हम कहें तो केमिकल निर्देशन के द्वारा अगर हम कहें तो कह सकते हैं, जैसे केमिकली डायरेक्टिव्स जिसे कहें, और बाय रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन के द्वारा। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज थी जो बायोलॉजिकली इन्होंने एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का काम किया। जैसे हमने क्या कहा, रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमने कहा रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि अपने जैसी एक संतति बनाने का गुण जो होता है उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पर एक ड्रॉपलेट बनी, एक ड्रॉपलेट से
धीरे धीरे क्लस्टर फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि ड्रॉपलेट्स क्या हो रहे हैं, क्लस्टर फॉर्म में आ जा रहे हैं और धीरे धीरे करके वो क्लस्टर बस्ट आउट हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं, मेन सॉल्यूशन से सेपरेट हो जा रहे हैं और अपने जैसी अदर ड्रॉपलेट को बना रहे हैं, यानी कि फिर से नई ड्रॉपलेट्स बन गई। ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार एक ड्रॉपलेट बन गई और उसके बाद नहीं बनी। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, एक ऐसा बिहेवियर शो कर रहे हैं जो कि लिविंग में होता है, लेकिन चूंकि कॉन्सर्वेट्स एबायोटिक सिस्टम के थ्रू जेनरेटेड थे तो इन्हें लिविंग नहीं कहा गया, बट बिहेवियर कैसा था, बायोलॉजिकली सिस्टम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर शो कर रहे हैं। उसके बाद अगर कॉन्सर्वेट्स ड्रॉपलेट्स की बात करें, जैसे हमने कहा कि वो क्या करते हैं, थोड़े समय के बाद अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, या थोड़े समय के बाद ऐसा होता है कि वो मेन सॉल्यूशन से डिफ्यूज हो जा रहे हैं, तो हम ये तो कह सकते हैं कि किसी तरीके की उनमें स्टेबिलिटी नहीं है, कोई स्थायित्व नहीं है। अगर स्थायित्व होता वो किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के साथ ही जब तक है तब तक वो रहते, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि उनमें क्या है, स्टेबिलिटी नहीं है। अब ये जो स्टेबिलिटी नहीं है, इस कमी की वजह से ही जितने लिविंग सिस्टम्स हैं उन अब कारण पहले ढूंढने की जरूरत है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी क्यों नहीं है। जितना लिविंग सिस्टम यहाँ पर काम करता है उसके पॉलीमर्स से ये क्या होते हैं, सिंथेसाइज हुए थे, और अगर उसके सिंथेसाइज के बाद ये ड्रॉपलेट्स बने तो धीरे धीरे करके लाइफ बननी शुरू हो गई। और बाद में क्या हुआ, ये ड्रॉपलेट्स एक जो हमने स्टार्टिंगली स्टडी की थी प्रोटोसेल के अंडर में, इसको अब जो ये प्रोटोसेल बिहेवियर या प्राइमरी प्रोटोसेल मॉडल के रूप में पूरे तरीके से ना तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं और ना ये उस तरीके से काम करते हैं। अगली बात, लीडरबर्ग ने क्या कहा कि जब उन्होंने ओपेरिन को के एक्सपेरिमेंट को उन्होंने पूरे तरीके से देखा तो उन्होंने कहा कि जो ओपेरिन ने अपनी थीसिस दी है उस थीसिस को पढ़ने के बाद उन्होंने उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। मीन्स उन्होंने 3 स्टेप्स उसके देखे। पहला स्टेप था कीमोगेनी, बायोगेनी और यहाँ पर कॉग्नोगेनी। 3 यानी कि पहले स्टेप में उन्होंने कहा कि कीमोगेनी के अकॉर्डिंगली मीन्स केमिकल इवोल्यूशन हुआ। अगर आप कॉन्सर्वेट्स फॉर्मेशन देखें, जितना अभी हमने पढ़ा, हमने कहा जो अपोजिटली चार्ज कोलाइड्स हैं उनके थ्रू ये बनने शुरू हुए, ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया गया। दूसरे नंबर पर यहाँ पर क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन, जो हमने बायोजेनी के अकॉर्डिंगली पढ़ा। इन्होंने क्या किया, ऑप्टिमम टेम्परेचर, पीएच और जो भी वहां पर कैटेलिस्ट की तरह कोई भी मैटर आया उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बिहेवियर किया और वहां पर अपने आप को जेनरेट करना शुरू किया। धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर एक अलग तरीके का कॉग्नोगेनी का मतलब ये हुआ कि एक अलग तरीके का यहाँ पर इवोल्यूशन मैकेनिज्म दिखाई देता है जो एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, परसेप्शन या फीडिंग से रिलेटेड था। यानी कि धीरे धीरे करके इन ड्रॉपलेट्स ने आउटर मीडियम से न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दिया था। तो इन्हें ये पता चल गया था इस दौरान, कॉग्नोगेनी के अकॉर्डिंगली उन्होंने ये कहा कि इस दौरान वो अवस्था थी जब कॉन्सर्वेट ड्रॉपलेट्स ये जानती थी कि उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएंगी, डीके हो जाएंगी, डेथ हो जाएगी उनकी, और वो ड्रॉपलेट्स के सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। अब ओपेरिन की तरीके से बाद में एक्सपेरिमेंट किया गया था, 1929 की बात है, हॉल्डेन के द्वारा, जिसका जिक्र हमने कल भी किया था। 1929 में जब हॉल्डेन ने इसके ओपेरिन के एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ा तो उन्होंने ओपेरिन के अकॉर्डिंग ही कॉन्सर्वेट्स फॉर्म करने में सफलता भी प्राप्त कर ली थी। अब जब दोनों ने सफलता प्राप्त की तो दोनों के एक कॉमन ओपिनियन यहाँ पर आता है। उस कॉमन ओपिनियन से पहले एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इन दोनों के दिमाग में ऐसा कैसे विचार आया कि इनऑर्गेनिकली लाइफ का या एबायोटिकली लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा। ऐसी कोई चीज रही होगी जो शुरू में इतनी एक्टिव हो गई कि जिसने लाइफ को ओरिजिनेट किया, या एक नए तरीके का इवोल्यूशन यहाँ पर आया। एक्चुअली क्या था, स्टडी की थी इन्होंने बायोकेमिस्ट्री की, जो हॉपकिंस के द्वारा बनाई हुई थी। जो आइडिया इन दोनों को आया वो वहां जब उन्होंने बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन किया तो बायोकेमिस्ट्री के यानी कि जैव रसायन के अध्ययन के दौरान उन्होंने कहा यानी कि जीवों के लिए रसायनों का महत्व है, तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन की उत्पत्ति में रसायनों ने भाग लिया हो या केमिकल ने भाग लिया हो। तो उसी पॉइंट को ध्यान में रखकर इन्होंने अपनी थ्योरी को थीसिस के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से सफल बनाया, और तब इन्होंने कहा कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है फाइनली वो क्या है, एक तरीके का केमिकल इवोल्यूशन है, और तभी आज जो लाइफ है वो इस तरीके की है। फिर
दोनों के कॉमन ओपिनियन है कि इवोल्यूशन अगर प्राइमरी तरीके से कहें प्योरली केमिकल है, और एक तरीके से ग्रेजुअली इनऑर्गेनिक कंपाउंड से धीरे धीरे करके ऑर्गेनिक कंपाउंड में ट्रांसम्यूटेशन होता है। जब ये धीरे धीरे मीन्स ग्रेजुअली यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ पर एक तरीके का संचारण हो रहा है, ट्रांसम्यूटेशन हो रहा है, तो धीरे धीरे करके वो क्या बनी, एक लाइफ बननी यहाँ पर शुरू हो गई। अब जो हमने देखा उसको अगर एक समराइज पॉइंट ऑफ व्यू से वाइंड अप करने की कोशिश करें तो वो इस तरीके से है कि जैसे कहा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से धीरे धीरे ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, तो सागर का जो गर्म जल था उस गर्म जल में इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ने रिएक्शन करनी शुरू कर दी। जब इन्होंने रिएक्शन की तो ये धीरे धीरे करके इकट्ठे हुए और बड़े बड़े इन्होंने कोलाइडियल पार्टिकल बनाए। ठीक है, जहां ये अपोजिट चार्ज की बात आ रही है, अब अगर आप वहां से वहां कोरिलेट करें तो समझने में सुविधा हो जाएगी। तो प्रोटीन के इन बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल बने थे उनमें क्या था, चार्ज था। अब ये चार्ज था, यहाँ पर जब ड्रॉपलेट्स बने तो वो किन से बने थे, अपोजिट चार्ज कोलाइडियल से बने थे, कोलाइड से बने थे। ठीक है, अब जब ये पानी के कांटेक्ट में आए तो जब वाटर मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पर एक तरीके से क्या हो गए, धीरे धीरे करके अरेंज होने शुरू हो गए। रीजन क्या था, बिकॉज यहाँ पर एक तरीके का इलेक्ट्रिक चार्ज था जिसकी वजह से ये सरफेस पर क्या हो गया, इकट्ठे होने शुरू हो गए। जो वाटर मॉलिक्यूल थे उनकी बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से बने बड़े मॉलिक्यूल जो एक तरीके से ड्रॉपलेट्स की तरह या बूंद की तरह दिखते हैं, तो इसीलिए बार बार यहाँ कॉर्सरवेट फॉर्मेशन से पहले हम यही पढ़ते हैं कि वो ड्रॉपलेट फॉर्मेशन हो रही है। तो इसलिए उसको क्या कहा गया, वो छोटी छोटी बूंद जैसी संरचनाएं थी, तो उन्हें क्या नाम दिया गया, सिडनी फॉक्स ने, हालांकि हम तो ड्रॉपलेट ही पढ़ रहे हैं, लेकिन सिडनी फॉक्स ने उनको कहा था माइक्रोस्फीयर। ये माइक्रोस्फीयर ध्यान में रखिएगा, ये इसीलिए लिखा मैंने यहाँ पर। इस माइक्रोस्फीयर किसने कहा था, सिडनी फॉक्स ने कहा था। ठीक है, अभी देखेंगे कि माइक्रोस्फीयर और कॉर्सरवेट में अंतर क्या है। छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स बनी उनको उन्होंने क्या नाम दे दिया था, ये। लेकिन ओपेरिन ने उनको क्या कहा, कॉर्सरवेट्स नाम किसने दिया था, ओपेरिन ने दिया, क्योंकि शुरू से जब हम पढ़ ही रहे हैं इसके बारे में, तो कॉर्सरवेट्स नाम दिया था ओपेरिन ने। इसमें धीरे धीरे करके क्या हुआ, जैसे कुछ प्रोटीन्स थे, ये प्रोटीन एंजाइम के रूप में काम करने लगे, क्योंकि यहाँ पर एक रिएक्शन होनी थी तो किसी न किसी कैटेलिस्ट की जरूरत थी। तो प्रोटीन ने ही एक जिम्मेदारी संभाली और उन्होंने एक एंजाइम की तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन हुआ उस वजह से, फिर फर्मेंटेशन से हुआ। तो जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, ये हम जानते ही हैं कि एक बड़ी मात्रा में यहाँ पर एनर्जी की रिलीजिंग होती है, और इन ड्रॉप्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन धीरे धीरे होने लगा। जैसे हमने कहा कि धीरे धीरे ग्रेजुअली यहाँ पर क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, ये ड्रॉपलेट्स तो बायोलॉजिकल सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर देती हैं। जैसे यहाँ पर लीडरबर्ग ने भी कहा कि अगर आप उस फॉर्मेशन को देखते हैं तो 3 अलग अलग चरणों में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉर्सरवेट्स थे, उन कॉर्सरवेट्स में कुछ आयरन, कॉपर, निकेल, कैल्शियम, ये सारे के सारे कुछ इनऑर्गेनिक कैटेलिस्ट की केमिकल रिस्पॉन्सेज भी वहां पर शो करने लगे। अब धीरे धीरे कॉर्सरवेट्स, जैसा कहा कि मल्टीप्लीकेशन होना शुरू हो गया। अब हम इस सेकेंड स्टेज के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, जो उन्होंने कहा लीडरबर्ग ने कि दूसरी एक अवस्था ऐसी आई थी जो बायोजेनी उन्होंने नाम दिया। कॉर्सरवेट्स ने क्या काम कर दिया, धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाना शुरू कर दिया, अपने आप में गुणन करना शुरू कर दिया, और ये आपस में मल्टीप्लाई होने लगे। जो न्यूक्लियो प्रोटीन थे, जैसे प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, ये भी जो भी हैं, इन न्यूक्लियो प्रोटीन की हेल्प से क्या हुआ, जो ये कॉर्सरवेट्स थे वो बनने शुरू हो गए। अब न्यूक्लियो प्रोटीन में डुप्लीकेशन होने लगा, जिससे ये सारे के सारे मॉलिक्यूल, अभी ये वाली अवस्था चल रही, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या काम कर रहे थे कि जो समुद्र का पानी था उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करने लगे, और अपने ही जैसे ये फिर से क्या करने लगे, प्रोटीन बनाने लगे। ठीक है, अब अपने जैसे जब प्रोटीन बने तो यहाँ पर क्या हो रही है, कॉपिंग हो रही है, अपनी जैसी प्रतिकृति बनाई जा रही है, अपने जैसी एक छवि बनाई जा रही है, कॉपी करा जा रहा है, तो उसे कॉपिंग की प्रोसेस कहा गया। तो इस कॉपिंग की वजह से न्यूक्लियो प्रोटीन की संख्या में क्या वृद्धि होने लगी। अब जाहिर सी बात है, 2 थे, 2 से 4, 8, 12, 16 जो भी है वो बनने शुरू हुए, तो क्या हुआ, न्यूक्लियो प्रोटीन के नंबर्स बढ़ने शुरू हो गए। अब उसके बाद क्या होता है कि
कि जब इनके नंबर बढ़ते हैं तो न्यूक्लिक एसिड शुरू में न्यूक्लियोटाइड अणुओं के रूप में बने और इनकी तुलना बाद में की गई जीन से। किनसे इनको कंपेयर किया गया था? जीन से। ठीक है, अब देखिए बात कहाँ पहुंच गई। जीन हम किस में पढ़ रहे हैं? अभी हमने पढ़ा था जेनेटिक्स को, बहुत एडवांस चीज पढ़ी थी जो जेनेटिक्स थी, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल वो शुरुआती दौर कि जब हमने वो जेनेटिक्स पढ़ी तो जेनेटिक्स से पहले बहुत कुछ था, एक सेल कैसे फॉर्म हुई, और यहाँ हम पूरी प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, ये जीन वाले एक बिहेवियर शो होना शुरू हो गया कि जो न्यूक्लियोटाइड के जो मॉलिक्यूल थे उनको कंपेयर किया जाने लगा बाद में कि ये जीन की तरीके से थे। अब कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोप्रोटीन की तुलना हमने कैसे की? एक वायरस से की। वायरस के बारे में हम जानते हैं कि जब वो सेल के बाहर होता है तो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और जैसे ही वो किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर करता है तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। सेम चीज ये यहाँ पर हो रही थी कि जब यहाँ पर ये किसी सेल के अंदर मतलब जैसे वायरस ने क्या किया, सेल के अंदर जब एंटर कर देता है तो उसका एक गुण भी होता है, एक्टिव होने के साथ साथ वो क्या करता है, वहां पर रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है। वहां रिप्रोडक्शन ना कह के हम क्या कहते हैं, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देता है और अपने जैसी प्रतिकृति बनाना शुरू कर देता है। अब आजकल ये जो कोरोना चल रहा है, कोरोना में भी क्या है, कोई एक वायरस होगा और उस एक से लेकर पूरी दुनिया उस वायरस से क्या है, अफेक्टेड है, और लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं जैसा भी है, क्योंकि वायरस क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब उस मल्टीप्लिकेशन की वजह से जो न्यूक्लियो प्रोटीन को प्राइमरी लाइफ हमने माना, और इसी प्राइमरी लाइफ की जो हम उत्पत्ति की बात करते हैं, यही प्राइमरी लाइफ के बारे में हमने पढ़ा था। हमने कहा 3.7 अरब ईयर्स पहले क्या हुई, ये इस लाइफ की शुरुआत हुई। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जरूर मैंने यहाँ पर ऐड किया है, आप उसको भी देखिएगा। ये क्वेश्चन ये है कि जो हम कोएसरवेट्स फॉर्मेशन पढ़ते हैं, या जब हम ये कहते हैं कि लाइफ की उत्पत्ति जैसी चीजें वहां पर दिखाई देने लगी थी, जब हमें जीवन दिखाई देने लगा था, वो कौन सा एरा था? तो वो प्री कैम्ब्रियन एरा था, जब यहाँ पर वो लाइफ से रिलेटेड जो या कोएसरवेट्स बनने संबंधी जितनी प्रक्रियाएं हुई, तो वो कौन सा एरा था? प्री कैम्ब्रियन एरा था, जिसमें कि ऐसा किया गया। इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको यहाँ पर ऐड किया है। एक और क्वेश्चन है जो यहाँ पर वन लाइनर डिफरेंस में मिला था, तो उसको भी ऐड किया है। ऐड ये किया है कि कोएसरवेट और माइक्रोस्फीयर, जो हमने दो नाम आज लिए, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसा हम जान रहे हैं, कोएसरवेट्स नाम दिया था ओपेरिन ने, और माइक्रोस्फीयर यहाँ पर कहा था सिडनी फॉक्स ने। कोएसरवेट्स और माइक्रोस्फीयर में दो मेजर डिफरेंसेस ये हैं कि जो कोएसरवेट्स हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, जैसा ये आपको दिख ही रहा है डायग्राम में, ठीक है। दूसरा, जो माइक्रोस्फीयर होते हैं उनमें डबल मेम्ब्रेन होती है। कोएसरवेट्स लिपिड के सेट होते हैं, और जो माइक्रोस्फीयर होते हैं वो प्रोटीनॉइड्स के सेट होते हैं। तो ये इनमें मेजर कुछ डिफरेंसेस हैं। कोएसरवेट्स का जो छोटा सा ये टॉपिक था, लेकिन इम्पोर्टेंट था, और मे बी इजी लगा हो, क्योंकि अलग अलग तरीके से बहुत मेहनत करके बहुत सारा कंटेंट ढूंढ कर तब उसको यहाँ पर शामिल किया है। तो अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसीलिए टॉपिक थोड़ा सा होल्ड हो गया था। ये टॉपिक 2 दिन पहले बनना था, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट था जो इसमें ऐड करना था। तो अगर इन्फॉर्मेटिव है तो आप उसको शेयर जरूर कीजिएगा, और लगातार इन्फोनी कॉर्नर के साथ बने रहिएगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ नेक्स्ट सेशन में आपसे जल्दी मिलते हैं। आप सभी का लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।